बरामदे में बैठा मैं अखबार पढ़ रहा था। तभी दुबली पतली भूरी आंखों वाली चमेली अपने दूध पीते बच्चे और छोटी बच्चियों के साथ कमरे में दाखिल हुई। अपरिचित होने के नाते मैंने उसका परिचय पूछा। उसने खुद को मेहरी बताया। तब मैंने अपनी पत्नी कोमल को आवाज़ दी। वह काम अधूरा छोड़कर तेज़ी से मेरे पास आई। तुम्हें पड़ोस की रीना आंटी ने भेजा है ना? हाँ, वह मुस्कुराते हुए बोली। कोमल ने उसे गौर से देखा। उसकी गरीबी चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। कितने घरों में बर्तन मांजती हो? 8। चमेली का बच्चा खांस रहा था। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? काम कैसे करोगी? कोमल के कथन पर वह तनिक दयनीय मुद्रा में बोली। क्या करें मैडम जी, पेट की खातिर करना पड़ता है। वह यह कहकर चली गई। कोमल ने ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा। कोमल को उसका व्यवहार ठीक ठाक लगा। मेहनती तो थी ही, साथ में पगार को लेकर ज़्यादा हुज्जत नहीं की। इसलिए कोमल ने भी मन बना लिया कि अपनी तरफ से वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चमेली वक्त की पाबंद थी। सुबह ही आ जाती, अपना काम कर चली जाती। कभी कभार मेहमान के आने पर बर्तन बढ़ जाते तो कभी नाक भो नहीं सिकोड़ती। शराफत उसमें कूट कूट कर भरी थी। अजगर की तरह पसरा चमेली का पति मोहन आधा दिन होने तक खाट पर करवटें बदलता। चमेली इन सब की अभ्यस्त हो चुकी थी। पति के अलावा परिवार में 6 सदस्य और थे। एक गाय को जोड़ दिया जाए तो पूरे 7 रहने का मकान था, पर कच्चा। पति के निठल्लेपन के चलते वह सारा दिन जी तोड़ मेहनत करती। मोहन सोकर उठता तो सीधे दारू के अड्डे पर जाता। अड्डा पास में ही था। कितनी बार उसने अड्डे पर जाकर गाली गलौज की। गरीब का ही मोहल्ला बचा है जो खून चूसने के लिए अड्डा खोल दिया। कौन सुनता है कमज़ोर की आवाज़? ज़्यादातर अड्डे ऐसी ही जगह खोले जाते हैं। चमेली के लिए गाय एक समस्या थी। लोक लाज के भय से अपना पेट काट कर उसके लिए खली भूसी की व्यवस्था करती। इधर कुछ दिनों से गाय कमज़ोर हो जाने की वजह से दूध भी नहीं देती थी। बगैर दूध की गाय बोझ से कम नहीं होती। बांझ स्त्री और कमज़ोर गाय दोनों की स्थिति लगभग एक ही होती है। हमारे समाज में बरसात का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। चमेली का मकान कच्चा होने की वजह से हर साल चूने लगता। इस वर्ष भी पक्की सीमेंट ना लगने के कारण चूने लगा था। एक रात वह अपने बच्चों के साथ मेरे घर आई। बरसात के साथ जाड़ा समेटे हुए चमेली नीचे से ऊपर तक भीगी हुई थी। उसके बच्चे भी भीगे कपड़ों में दांत किटकिटा रहे थे। मैडम जी, उसकी आवाज़ पर मैं बरामदे में आया। बल्ब जलाया, देखा चमेली फाटक के बाहर खड़ी थी। मैंने फाटक खोलकर उसे अंदर बिठाया। तब तक कोमल भी आ गई। चमेली की हालत उससे देखी ना गई। तुरंत तौलिया लाई, पुरानी साड़ियाँ व कपड़े लाकर उसे बदलने के लिए दिए और चाय बनाकर उसे अपने हाथों से दिया। अब चमेली कुछ राहत महसूस कर रही थी। बरसात भर यही रहा कर कोमल सहानुभूतिवश बोली, इतने बच्चों को लेकर रहूँगी तो आप भी उब जाएंगी मैडम जी। वह हंस दी। बच्चे बीमार पड़ गए, किसी को कुछ हो गया तो? कोमल चिंतित स्वर में बोली, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने मर्द के पास और काम तो है नहीं, एक और सही। उसके चेहरे पर वेदना की लकीरें स्पष्ट थी। मैंने मौके की नजाकत समझी और अपने कमरे में आ गया। गाय को कहाँ छोड़ा? कोमल को जैसा याद आया। कोठरी में क्यों? वहाँ तो तुम लोग रहते हो ना। टीन के नीचे इतना पानी चूता है मैडम जी कि वह भीग कर बीमार पड़ सकती है। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे। चमेली ने सोने वाले कमरे में गाय बांध रखी थी। थोड़ी सी जगह थी, तभी तो बच्चों समेत यहाँ चली आई। गाय बेच क्यों नहीं देती? कोमल के कथन पर उसने चुप्पी साध ली। शायद वह इस अनापेक्षित प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी। रविवार का दिन था। आज़ाद पंछी की तरह निरकुश दिनचर्या, हर काम लेट लतीफ़, देर से उठना, देर से नहाना धोना, नाश्ता वगैरह सब। 9 बज रहे थे। जब मैं नाश्ता कर रहा था तभी फाटक पर किसी की आहट हुई। कोई बाहर खड़ा फाटक खटखटा रहा था। मैंने पर्दा हटा कर देखा। एक आदमी खड़ा था। कौन? हम हैं साहब, चमेली का पति। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह फाटक खोल कर अंदर आया। मैंने आने की वजह पूछी। साहब, एक ज़रूरी काम है। कहो। बांस की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हमें लोन चाहिए। एक साहब आए थे, कह रहे थे कि तुम्हें धंधा पानी के लिए 10,000 रुपये दिलवा सकते हैं। तो ऐसे नहीं मिलेगा। ज़मीन चमेली के नाम पर है। आप वकील आदमी ठहरे, किसी सूरत से ज़मीन हमारे नाम करवा दें। आप तो जानते हैं कि वह कतई रकम के लिए ज़मीन गिरवी नहीं रख सकती। उन रुपयों से क्या तुम धंधा कर लोगे? बैंक का रुपया भर सकोगे? मेरे माथे पर शिकन आई। क्यों नहीं साहब, 1-2 भैंस
खरीदेंगे, उसका दूध बेचकर सारा कर्जा उतार देंगे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे तो नहीं लगता, तुम तो पहले भी चमेली की भैंस बकरियां बेचकर शराब जुए में हार चुके हो। बस यही खोट है साहब, जिससे हम कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता। वह जल्ला कर बोला और पैर पटकते हुए चला गया। मोहन मुझसे मिला था। चमेली से ये बात छुपी ना थी। उसी शाम वह मेरे पास आई। उसका चेहरा सूजा हुआ था। पूछने पर पता चला कि यहाँ से जाने के बाद उसने चमेली को लात घूंसों से मारा, भद्दी भद्दी गालियाँ दी। कहने लगा, मेरे ना रहने पर पड़ोस वाले तुझे बेदखल कर देंगे। मर्दों को तू नहीं जानती, अकेली औरत, वह भी जवान, तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। तेरी बेटियां नोच लेंगे। चमेली अपने आंसू पोंछने के बाद बोली, मालिक, हमारे पास जमा पूंजी में बस एक ज़मीन व कच्ची कोठड़ी है, जिसे मेरी माँ मरते समय मेरे नाम कर गई थी। उसे बचा लीजिए। वह मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तब वह कहीं शांत हुई। मोहन की हारे हुए जुआरी की मनोदशा थी। ठेके पर गया, पोहा चढ़ाया और लगा बकबकाने, कहाँ है साली, मुझसे टक्कर लेती है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मोहन शराब के नशे में बड़बड़ा रहा था। रात के 12 बज रहे थे। चमेली के आसपास जिन लोगों की बस्ती थी उनमें सभी अशिक्षित थे। पीकर गाली गलौज करने व मारपीट की हद तक पहुंचने जैसी स्थिति उनके लिए सामान्य बात थी। तभी तो चमेली व मोहन की तू मैं आम बात थी। कभी कभी तो नशे की धुन में वह चमेली को इतना पीट देता था कि वह कई दिनों तक खाट से उठ नहीं पाती थी। ऐसे में साहब लोगों का आसरा रहता था। उन्हीं के यहाँ से आए भोजन से बच्चों का पेट भरता। अचानक चमेली की नींद खुली। थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। आंखें मीचते हुए खिड़की के पास आई। लालटेन की बत्ती थोड़ा ऊपर चढ़ाई। हाथ में लालटेन लिए दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकी। थोड़ा और आगे बढ़ी। तुम? उसकी आंखें फटी रह गई। सामने मोहन गाय के गले में पड़ी रस्सी का दूसरा छोर हाथ में लिए खड़ा था। लाल लाल चढ़ी हुई आंखें, बदवास चेहरा। हट जा सामने से, वह गुस्से से बोला। नहीं हटूंगी। चमेली निर्भीक होकर खड़ी रही। तू ऐसे नहीं मानेगी। चमेली को एक जोरदार झटका देकर वह आगे बढ़ गया। झटका न बर्दाश्त करने के कारण चमेली पास के पत्थर के चबूतरे पर सिर के बल गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। बिजली की गति से उठकर पुनः मोहन के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, वह चीखा। तू पहले भी मेरी सारी बकरियां बेचकर शराब जुए में बर्बाद कर चुका है। एक इज्जत बची है, उसे भी बेच देना चाहता है। इज्जत? कैसी इज्जत? दोनों का शोर सुनकर पड़ोस के लोग भी जाग गए। वे सभी चमेली के इर्द गिर्द जमा हो गए। हमारे दरवाजे पर कोई गाय भैंस नहीं रहेगी। हमारे दरवाजे पर कोई गाय भैंस नहीं रहेगी तो क्या मुंह दिखाओगे बिरादरी में? कैसे ब्याह करोगे अपनी बेटी का? क्या मुंह लेकर लड़के वालों के घर जाओगे? कहेंगे दईदर घर की बेटी काहे को लें? तो क्या जवाब दोगे? वह हाँप रही थी, लेकिन मोहन तो जैसे पागल हो गया था। उसे तो सिर्फ गाय बेचकर पैसा चाहिए था। होगा किसी का कर्ज, जुआ में हारना, उधार में शराब पीना, फिर बीबी से लड़ झगड़ कर उसकी गाढ़ी कमाई से इकट्ठा की हुई तमाम बकरियों को कौड़ी के दाम बेचकर कर्ज चुकाना। नई बात थोड़े ही थी उसके लिए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे जीते जी गाय नहीं बिकेगी। चमेली तेजी से चल कर आई और मोहन के हाथ से गाय के गले की रस्सी छीन ली। चमेली मर्द जो करता है अच्छा ही करता है। उसके काम में अड़ंगा डालना ठीक नहीं। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, पर चमेली पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जगह अड़ी रही। लोगों के समझाने बुझाने का जब उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो सभी उसी को बुरा भला कहने लगे। मर्द का बच्चा है तो छीन ले रस्सी। गांव के नरेश ने जोर मारा। मोहन को जैसे जोश आ गया। चमेली की कलाई से रस्सी छुड़ाई और आगे बढ़ गया। निसहाय स्त्री प्रतिरोध ना कर सकी। एक होता तब ना। यहाँ तो सभी उसके दुश्मन थे। जमीन पर बैठकर फूट फूट रोने लगी चमेली। लोग छंटने लगे। सभी अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन चमेली वैसे ही पूरी रात बैठे गुजार दी। सुबह हुई। काम का समय शुरू हो गया। बगैर हाथ मुंह धोए चमेली सीधे मेरे घर आई। बोझिल आंखें, उदास चेहरा। बेमन से बर्तन मांज कर चली गई। उसके बाद बर्तन मांजने नहीं आई। कोमल की परेशानी समझकर
मैं चमेली के घर गया। चमेली ने खाट पकड़ ली थी। बाबूजी, मैं बर्तन नहीं मांज पाऊंगी, मीना को भेज देती हूँ, कहकर भारी गले से मीना को पुकारा। बड़ी मुश्किल से उसके गले से आवाज़ निकल रही थी। मीना को भेजने की क्या ज़रूरत है? बेचारी तो अभी बच्ची है, खेलने दो। कोमल खुद तुम्हारे ठीक होने तक बर्तन मांज लिया करेगी। चमेली की घुटी घुटी आवाज़, मुरझाया चेहरा, निस्तेज आंखें, टूटी हुई टहनी की तरह शक्तिहीन शरीर। ऐसा लगा जैसे महीनों से बिस्तर पर पड़ी रही हो। मैंने दवा दारू के लिए कुछ रुपए चमेली को दे दिए। वापस आकर कोमल से सारी बातें बता दी। कोमल ने भी शाम को उसे देखने का फैसला किया। कैसी तबीयत है? दरवाजे से अंदर घुसते ही कोमल ने पूछा। थोड़ा बुखार हो गया था मैडम जी। वह उठना चाही, पर कोमल ने मना कर दिया। यह क्या है? शीशी हाथ में लेते हुए कोमल बोली, दवा। किसने ला कर दी? उषा ने। उषा उसकी पड़ोसन थी। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। तो क्या ऐसे ही दवा ले रही हो? वह कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। चमेली, चमेली क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कोमल भी क्षण भर के लिए भावुक हो उठी। मैडम जी, हमारी गाय। उसके कंठ रूंध गए। क्या हुआ गाय को? कोमल सोची गाय मर गई है। चारों तरफ नज़रें घुमाई, गाय नज़र न आई। मीना के बापू ने गाय बेच दी, कह कर रोने लगी। अच्छा हुआ झंझट छूटा। हमारी इज्जत का क्या होगा? बिरादरी क्या कहेगी? लड़की का ब्याह कैसे होगा? लड़के वाले दरवाजे पर खाली खूटी देखेंगे तो हम पर थूकेंगे। कैसे हम उनका सामना करेंगे? यह सब बकवास है। जाति बिरादरी, परंपरा प्रथा क्या खाने को देंगे? यह सब ढकोसला है। अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। एक क्या, 1000 लड़के तेरी बेटी का हाथ मांगेंगे। चमेली पर कोमल की बातों का असर हुआ। अपने आंसू पोंछे। कमरे में रखी लालटेन की रोशनी रह रह कर तेज हो उठती तो कभी मंदिम, शायद तेल कम हो गया था। एक मरघट का सन्नाटा छाया हुआ था। रह रह कर कोमल के शरीर में एक सिरन सी दौड़ जाती। रात के 10 बज रहे थे। कचहरी से लौट कर आने पर पता चला कि कोमल शाम से गई, अभी तक लौटी नहीं। रामू से पूछने पर पता चला कि वह चमेली के यहाँ गई है। मैंने रामू को डांटा, इतनी रात गए, अकेली औरत, जाकर पता नहीं लगा सकते थे? उलझ कर वक्त जाया करने से अच्छा था कि मैं खुद चमेली के घर जाकर पता लगाऊं। मुझे देखकर कोमल की जान में जान आई। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। तुम आ गए। चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? सब ठीक तो है। चमेली कैसी है? मैं चमेली के करीब गया। इससे पहले कोमल कुछ कहे, चमेली की बंद होती हिचकी हकीकत का बयान कर रही थी। बेपर्दा होने का गम बर्दाश्त ना कर सकी चमेली। कोमल भर्राए स्वर में बोली। लालटेन बुझ चुका था। चमेली का इस तरह जाना हम दोनों को गमगीन कर गया। उस रात मुझे नींद ना आई। मैं करवटें बदलते चमेली के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता रहा। मेरे करीब लेटी कोमल की मनोदशा लगभग ऐसी ही थी। काफ़ी विचार मंथन के बाद मैंने अपने मन की बात कोमल से कहा। तुमने मेरे मन की बात कह दी। कोमल खुश होते हुए बोली, शुभ काम में देरी कैसी, चलकर मोहन से बात करते हैं। कोमल ने मेरे प्रस्ताव पर सहमति जताई। मैं कोमल के साथ दूसरे दिन चमेली के घर पहुंचा। फिर हमने इस विषय पर बात की। मीना को आप पालेंगे? मोहन तनिक आश्चर्य से बोला। हाँ, उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाऊंगा। कोमल बोली। बेटी आपके हाथ सौंप कर क्या बिरादरी में नंगा होना है? मोहन के चेहरे पर अजीब से भाव तैर गए। इसमें नंगा होने की क्या बात है? मैंने आश्चर्य से मोहन की ओर देखा। कैसे नहीं है? लड़की जात है, कुछ भी कर सकते हैं। मोहन इतना पतित हो सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी बेटी को लेकर इतने गंदे विचार। मेरा मन खिन्न हो गया। मैं तत्काल कोमल को लेकर वापस आ गया। कोमल ने भी तब मीना को अपनाने का विचार मन से निकाल दिया। दूसरे दिन मोहन मेरे पास आया। मैंने उसे फाटक से ही लौटाना चाहा। वह कहने लगा, आप लोग मीना को ले जा सकते हैं। इस कथन पर मैंने उसे अंदर बुलाया। बशर्ते 5000 रुपया मुझे दे दीजिए। बद्दी सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। जी क्या, ऐसे जलील आदमी को
अभी धक्के मार कर निकाल दूं, पर चुप ही रहा। उसे जाने को कह दिया, वह चला गया। कुछ दिनों बाद मीना मेरे पास आई। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो असमय किसी ने खेलने वाले फूल को मसल दिया हो। मेरा दिल पसीज गया। पूछने पर बताने लगी, बापू अक्सर हम भाई बहनों को पीटते हैं, ठीक से खाना नहीं देते हैं। उसकी आंखें छल छला आई। कोमल से मीना की हालत देखी ना गई। बोली, तुम यहाँ रहा कर, मोहन आएगा तो मैं उसे संभाल लूँगी। बापू के नाम से वो तनिक हिचकिचाई, फिर भी वह मेरे इस आश्वासन पर कि कुछ नहीं होगा वह रुक गई। शाम के वक्त में जैसे ही कचहरी से आकर कपड़े बदल रहा था, फाटक पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वे लोग फाटक पीट रहे थे। हड़बड़ा कर शंकाग्रस्त में फाटक तक आया। देखा 8 लोग लाठी लिए खड़े थे। भावी अनिष्ट की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठा। वकील साहब, फाटक खोलिए, एक ने कहा। उसके स्वर में आक्रोश स्पष्ट था। क्यों, आप लोग चाहते क्या हैं? तब तक कोमल भी आ गई। मैंने उसे अंदर रहने का इशारा किया। आप मीना को उठा लाए हैं? भीड़ से आवाज़ उभरी। नहीं, वह स्वयं आई है, वे ऊंची आवाज़ में बोले। तभी अन्य लोग भी फाटक जोर जोर से पीटने लगे। वह फाटक खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। हार कर मैंने खोल दिया। जो होगा देखा जाएगा। सामने नरेश, भोला और मोहन थे। यह सब उसके पड़ोसी थे। हमारी बिरादरी की लड़की दूसरी बिरादरी में पलेगी। नरेश गुस्से में बोला। हर्ज ही क्या है? मेरा जवाब था, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि अपनी बिरादरी की लड़की को भी ना पाल सकें? यह हम सब के लिए डूब मरने वाली बात होगी, क्यों भाइयों? भोला की उत्तेजना भरे कथन पर सभी ने सहमति जताई। बेकार की जहमत मोल लेने से अच्छा मुझे बला टालना तर्कसंगत लगा। सभी जाने लगे। मोहन मीना को ऐसे खींच रहा था जैसे कसाई रस्सी को। वह तेज स्वर में रोए जा रही थी। हम दोनों विवश थे। कोमल और मैं अपने कमरे में आ गए। मेरा मन विषादग्रस्त था, यह सोचकर कि इनमें से कोई चमेली के बच्चों की मदद नहीं करेगा। सिर्फ जातिगत दंभ के चलते ये ऐसा कर रहे थे। यह कैसा इंसाफ है, जिसमें एक निर्दोष बालिका पीछे द्वेष मुझसे हो सकता है, लेकिन उस धर्म से क्यों, जो मानव हित से जुड़ा हो। कई वर्ष गुजर गए। इस बार जो मेहरी रखी थी वह वक्त की बड़ी पाबंद थी। समय से आती, समय से जाती, मानो यह पाबंदी उसके रक्त में घुली थी। उसके इस गुण का बखान जब मेरी बहू ने की तो अनायास मेरे स्मृति पटल पर चमेली का चेहरा उभर आ गया। साहब जी, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, बर्तन मांज दिया है, कहकर जैसे ही वह मेरे सामने से गुजरी, मेरे मुख से सहसा ही निकल गया, मीना। अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा लग रही थी मीना। जिम्मेदारियों ने उसे असमय बूढ़ी बना दिया था। उसकी सुनी मांग ने तो और भी मुझे वेदना से भर दिया। विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यही मीना है जिसे लेकर मैं और कोमल ने उनके सुनहरे भविष्य के सपने बुने थे। सोचकर मैंने लंबी सांस ली। साहब जी, मैं तो आपको पहचानती थी, तनिक मुस्कुराते हुए बोली। तो बोली क्यों नहीं? किंचित मेरे स्वर में नाराज़गी का फूट था। ऐसे ही हिम्मत नहीं हुई, वह आगे कहने लगी। बापू शराब के नशे में गाड़ी से कुचले गए, तभी से मैं छोटे भाई बहनों के पेट के लिए बर्तन मांजने लगी। बड़ा भाई था जिसे पास पड़ोस के लोगों ने गांजा की लत लगा दी। वह दिन भर नशे में धुत किसी कोने में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसका शरीर बगैर खुराक के गलने लगा। फिर एक दिन बापू की तरह वह भी चल बसा। घर में कोई मर्द ना रहने की वजह से पड़ोस के लोगों ने ज़मीन से भी बेदखल कर दिया। एक दिन तो कहकर वह शून्य में देखने लगी। मैंने उसका मौन तोड़ा। क्या हुआ? उसकी आंखें पनिया गई। रूंधे कंठ से कहने लगी, नरेश का लड़का राजू मेरी इज्जत लेने पर उतारू था। तेरी बहनों का क्या हुआ? छोटी वाली तो बीमारी से मर गई, मंजली किसी के साथ भाग गई। बच गई मेरे बाद वाली, कहकर कुछ छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे निसंकोच भाव से अपनी बात कहने के लिए उकसाया। वह बगल वाले साहब के साथ कहीं चली गई। कहाँ?
साहब कहीं दूसरी जगह तबादला हो गया वहीं। जाने क्यों दिया जवान लड़की को, क्या करें साहब। आने के लिए तैयार ही ना थी। बहुत समझाया, कहने लगी साहब के साथ रहूँगी तो 2 वक्त का खाना व कपड़ा मिलता रहेगा। साहब की बीवी ने ऐतराज़ नहीं किया। मुझे तनिक आश्चर्य हुआ, करती भी कैसे। साहब उन्हें जब तब मारते पीटते, वह दबी सहमी उनसे बहुत खौफ खाती थी। एक दिन तो साहब उन्हें छोड़ने तक की धमकी दे दी। मेम साहब रोने लगी। मैं सोचने लगा, एक स्त्री को पुरुष का संबल क्या सचमुच ज़रूरी है? क्या बगैर पुरुष अकेली स्त्री इस समाज की कुदृष्टि से नहीं बच सकती? वह कहती रही, साहब जी हम तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, लेकिन वह सब तो पढ़े लिखे हैं। उनके मेम साहब पढ़ी लिखी है। वह क्यों नहीं उनका प्रतिरोध करती है, क्यों सहती है उनका जुल्म? एक अशिक्षित मगर समझदार मीना के कथन से मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया हो। मेरे सिर पर असंख्य हथौड़े बरसने लगे। इस कटु सत्य से मैं निरुत्तर था। मेरी जुबान तालू से चिपक गई। क्या जवाब दूं? यही कि हमारा समस्त ज्ञान महज किताबों तक सीमित है। हमारी आधुनिकता एक स्वांग भर है। असल जिंदगी में हम हर पुरुष मोहन हैं और हर स्त्री चमेली।